आज हम हिंदी विषय में हिंदी साहित्य और भाषा इस पुस्तक से पल्लवन यह पाठ्योत्तर भाग देखेंगे। पल्लवन शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में एक्सपेंशन शब्द के हिंदी पर्याय के रूप में किया जाता है। पल्लवन को वृद्धिकरण, विशदीकरण, संवर्धन, भाव विस्तार में कहा जाता है। पल्लवन शब्द पल्लव से बना है। पल्लव का अर्थ है पत्ता। पल्लव शब्द से अभिप्राय विस्तार से किया जाता है। जिस प्रकार खेती अथवा बागवानी के समय पहले बीज होते हैं और फिर वह अंकुरित एवं पल्लवित होते हैं, उसी प्रकार जब हम किसी विषय रूपी बीज को विस्तार देना शुरू करते हैं, उसे पल्लवित कहा जाता है। पल्लवन पल्लव से बना है। इनका मूल बीज होता है। बीज से पत्ते तक की प्रक्रिया को हम इस प्रकार समझते हैं। पहला है बीज, उसके बाद अंकुर, उसके बाद तन और पल्लव। मिट्टी, पानी और खाद उसे लगता है बढ़ने के लिए। इस प्रकार सबसे पहले मिट्टी से बीज बोया जाता है, उसे खाद और पानी दिया जाता है और वह पानी देते रहने से वह चीज या वह बीज अंकुरित होता है। इसके बाद उसे अंकुरित बीज में तना और पत्ते भी विकसित होते हैं। ठीक उसी प्रक्रिया से पल्लवन में दिखाई देती है कि और आगे उन्होंने कहा है कि पल्लवन शब्द संक्षेपण का विरोध शब्द है। संक्षेपण में जहाँ विस्तार में कही गई बातें को संक्षिप्त कर दिया जाता है, वहाँ पल्लवन में सूत्र रूप में दिए गए विषय का विशेषण, कथात्मकता आदि का बहिष्कार कर सीधी सादी बात कहने पर बल दिया जाता है। वहाँ किसी विषय का पल्लवन करते समय कथात्मक प्रसंगों, दृष्टांतों आदि का पर्याय प्रयोग किया जाता है। लेखक अपने भावों को व्यक्त करने के लिए अलंकृत भाषा का भी प्रयोग करते हैं तथा समय को या समाज शैली के स्थान पर व्यास शैली को अपनाता है। अर्थात समाज शैली की व्यक्त किए हुए सुसंगठित विचार या भावों को व्यास शैली में व्यक्त करना भाव विस्तारण का भाव पल्लवन कहलाता है। समाज शैली में कोई भाव कम से कम शब्दों में व्यक्त किया जाता है, परंतु वे कम शब्दों में बड़े ही भावपूर्ण होते हैं। उनमें अधिक से अधिक भाव कहना या वहन करने की क्षमता होती है। अंततः वे पाठक या श्रोता पर शीघ्र ही उसके स्थान या स्थायी प्रभाव पड़ता है। संक्षेप में होने के लिए अंततः वो कहते हैं कि कारण ऐसा कथन सरलता से कंठस्थ भी किया जा सकता है। सूक्तियां इसी कोटि में आती हैं। वे अधिकतर भावगुंफी सूत्रों के रूप में होती है, परंतु भावगांभीर्य के कारण वे सरलता से समझी नहीं जा सकती है। अंततः उनकी व्याख्या करने के लिए या उनके कारण आवश्यक होती है। साधारण समझने वालों के लिए उदाहरणों तथा दृष्टांतों के द्वारा उन सूत्र वाक्यों में व्यक्त भावों को अधिक बोधगम्य बनाने के लिए अपेक्षित होती है। इससे भाव पल्लवन या भाव विस्तारण का साहित्य के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पल्लवन में किसी संक्षिप्त, गूढ़, गंभीर विचार, भाव, सूक्ति को विस्तार से स्पष्ट किया जाना आवश्यक होता है। कवियों, लेखकों, विचारकों, मनीषियों, दार्शनिकों आदि द्वारा रची गई या समाज में परंपरा से चली आ रही कुछ सूक्तियां ऐसी होती है जिसमें आम व्यक्ति उसके मूलभाव अर्थ को ठीक तरह से समझ ही नहीं पाता है। एक अच्छे भाषाविद को किसी विस्तृत कलेवर को में कही गई जो बातें होती है उसे संक्षेपण से संक्षेपीकरण कर कथन को भी सरल शब्दों में विस्तार में समझाने के लिए किया जाता है। इसमें स्पष्ट होता है कि पल्लवन भी एक प्रकार की कला है। पल्लवन में दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रतिभा और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। पल्लवन का वास्तविक स्वरूप क्या है? इसकी रचना प्रक्रिया से
क्या अभिप्राय है। इन बातों का विवेचन यहाँ अक्षेपित या प्रक्षेपित हमें किया जाता है और वही विवेचन हमको अपेक्षित है। पल्लवन का स्वरूप। पल्लवन को अनेक विद्वानों के परिभाषित करने का प्रयास किया है। विद्वानों की इन परिभाषाओं द्वारा पल्लवन के अर्थ और स्वरूप या पर हम प्रकाश डाल सकते हैं। एक निश्चित विषय अथवा विवेच्य कथा या कथ्य से संबंधित विचार एवं भाषा को अपने ज्ञान, रचना भूमि या रचना अनुभूति जो होती है और कल्पना से हम सहारे विस्तृत तथा सुललित प्रवांग्मयी उन्मुख शैली के माध्यम से गद्य और अभिव्यक्त करना पल्लवन कहलाते हैं। पल्लवन की निबंध जैसी गद्य रचना है जिसमें किसी निर्धारित विषय का विस्तृत विवेचन मिलता है। किंतु निबंध और पल्लवन उद्देश्य कलेवर और उक्ति चरित्र की दृष्टि से पर्याप्त भिन्न है। इस आधार पर कहा जाता है कि पल्लवन एक प्रकार की सृजनात्मक तथा जिसमें किसी सूत्र की उक्ति विषय है, ऐसी एक पल्लवन एक कला है। यह विचार बिंदु कल्पना के सहारे मौलिक उक्ति वैचित्रपूर्ण उन्मक्त सारगंभीर विस्तार प्रवाहमय सहज भाषा शैली में प्रस्तुत किया जाता है। प्राय यह माना जाता है कि पल्लवन और निबंध ही एक कला है। वास्तविकता यह एक ही दोनों में काफी अंतर दिखाई देता है। निबंध में किसी विचार बिंदु का विस्तार कल्पना, प्रतिभा तथा मौलिकता के आधार पर किया जाता है, जबकि पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत किया जाता है। इसी प्रकार कलेवर की दृष्टि से निबंध तथा पल्लवी विभिन्न या भिन्न भिन्न भी है। भले ही दोनों की रचना प्रक्रिया से समानता हो, लेकिन जो निबंध है उसकी अपेक्षा भी शैली जाती है। उसमें किसी विषय के विभिन्न दिशा संकेतों के माध्यम से विस्तृत और विश्लेषणीय जानकारी मिल सकती है। किसी विचार बिंदु का सूत्रपात करने पर उसका विवेचन विश्लेषण का पूर्ण विकास किया जाता है। इसके ठीक विपरीत ही पल्लवन में यह विकास अपनी त्वरित और सारगंभीर होता है। विषय के सभी पहलुओं का उद्घाटन और विवेचन पल्लवन में संभव नहीं होगा। पल्लवन जब एक या 1.5 पृष्ठ से अधिक होने लगता है, तब समस्त विचार बिंदुओं में विखारे जाते हैं व आशंका रहती है। पल्लवन में यह अपेक्षा की जाती है कि लेखक अपेक्षित विषय पर अपने विचार, विवेचन तथा विश्लेषण, उदाहरण, उद्दिष्ट आदि सभी का उपयोग समाज शैली में करेगा। किसी भी विषय का संबंध या संकेत बिंदु निबंध तो लिखा जा सकता है, किंतु उन सभी का पल्लवन करना कभी कभी कठिन हो जाता है। पल्लवन के विषय में ऐसा होना चाहिए जिसमें बहुत विस्तार की गुंजाइश न हो, वो थोड़े से शब्दों में होना चाहिए। शास्त्रीय सूत्र, वैज्ञानिक समीकरण या प्रायोगिक सारणियों पर पल्लवन करना प्राय कठिन होता है। इन्हें प्राय किसी निबंध में ही समझाया जा सकता है। इस प्रकार सृष्टि है पल्लवन और निबंध में सतही तौर पर साम्य होते हैं और उसमें अंतर भी बहुत अधिक नहीं होता है। पल्लवन के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मूल अवतरण को ध्यान से पढ़ने और उस पर मनन करना चाहिए। जब उसका केंद्रीय भाव हृदय संगम हो जाए, तब आनुषंगिक या गौण भावों को समझने का प्रयास करना चाहिए। 2 है, प्रत्येक भाव बिंदु को क्रमबद्ध करके टांग लेना चाहिए। 3 है, भावों को टांकने के पश्चात लिखना, भाव पल्लवन आरंभ करना चाहिए। 4 है, पल्लवन की भाषा सरल एवं सुबोध हो, जटिल वाक्य, अलंकारिक प्रयोग, लक्षणा, व्यंजना इत्यादि से मुक्त रहकर सीधी सादी भाषा में भाव व्यक्त करने चाहिए। 5 है, भावों की स्पष्टता के लिए यथास्थान दृष्टांत एवं उदाहरण देने चाहिए। और 6 है, मुहावरों या कहावतों के स्थान पर दूसरे मुहावरों या कहावतें नहीं रखनी चाहिए, वरना उनका अभिप्राय व्यक्त करना
चाहिए। इस तरह उन्होंने पल्लवन के बहुत सारे उदाहरण और विशेषताएं भी बताई है। उसका 7वां बताया है, भाव विस्तार के समय मूल के भाव बिंदुओं का केंद्र मानकर ही आगे बढ़ना चाहिए। उससे भिन्न अप्रासंगिक बातों का उल्लेख करने कर अनावश्यक विस्तार करना अवांछनीय है। भाव पल्लवन करते समय अपना मत देने अथवा टीका टिप्पणी द्वारा लेखक की आलोचना करने का प्रयास करना आवश्यक है। पल्लवन का उद्देश्य स्पष्टीकरण होता है और आलोचना नहीं। मतलब हमें वो भावों को क्या करना है, स्पष्ट करना है, उसकी आलोचना नहीं करना है। इस तरह से हम पल्लवन करते समय ये सब बातें ध्यान में रखना जरूरी है। अभी पल्लवन की कुछ विशेषताएं बताई है। एक है कल्पनाशीलता। पल्लवन लेखन के लिए लेखन का जो लेखक है, लिखने वाला, उसकी कल्पनाशील होना अत्यंत आवश्यक है। बिना कल्पना के लेखक पंख रहित पाखी सा महसूस करता है, नीरस भोजन का सा स्वाद महसूस करता है। कल्पना का उड़ान भर कर ही वह किसी भी विषय पर अत्यंत मोह के आकर्षक बना सकता है और उसके ऊपर लिख सकता है। साहित्य में तो यो भी सृजनात्मकता का अपना एक विशिष्ट महत्व है। लेखक के साथ साथ पल्लवन के पाठकों भी कल्पनाशीलता होनी चाहिए। इसके बिना वह लेखक की कल्पना का आनंद नहीं ले सकता। परंतु यह भी एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी कल्पना अविश्वसनीय या वायवी न हो जाए अथवा आनंद खंडित हो जाएगा। उसमें उसकी और एक विशेषता है मौलिकता। पल्लवन लेखन की मौलिकता का नवीनता तथा प्रस्तुत की वैशिष्ट्य एक सूचक होना चाहिए। अगर आपको दांत पर लेख या पल्लवन तैयार करना है तो अपनी सोच नितांत मौलिक होनी चाहिए। और आगे कहते हैं कि ऐसा न हो कि आप दांत पर पूर्व लिखित प्रताप नारायण मिश्र के लेख से सामग्री लेकर लिख डाले। वास्तव में मौलिकता विषय के साथ साथ प्रस्तुत अधिक होती है। पल्लवन में मौलिकता से तात्पर्य है सूत्र, वाक्य या विवेच्य बिंदु संबंधित जानकारी को अपनी शैली में डालकर नव्य रूप में प्रतिपादन किया जा सकता है। उसका 3रा है विश्वसनीयता एवं रोचकता। विवेच्य बिंदु अथवा विचार सूत्र को पल्लवित करते समय यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो कुछ लिखा जा रहा है वो विश्वसनीय है या नहीं। कहीं अतिशयोक्ति वर्णन या अविश्वसनीय सामग्री तो उनमें नहीं दी जा रही है। पाठक को पल्लवन का अध्ययन कर सहज ही तादात्म्य होना चाहिए। साथ ही सामग्री को रोचकता का भी होना चाहिए, वो अत्यंत आवश्यक होता है। उसका ही आगे 4था भाग है ललित्यमयी भाषा। किसी विषय पर अपने भाव विचारों को रोचक ढंग से पल्लवित करने पर लक्ष्य होता है। पाठक को आनंद विचारों को रोचक लिए विषय के स्पष्टता के साथ साथ भाषा की सरलता, रोचकता, प्रवाहमयता, ललित्यात्मकता आवश्यक मानी जाती है। गद्य की भाषा को ललित्य भाषा चाहिए कि वह भाषा को सामायिक मुहावरों का प्रयोग करे, युगीन प्रतीकों द्वारा विषय को सजाए, नए नए बिंब और उपमानों से, विशेषण और उदाहरणों से उसे श्रेष्ठ बनाए। यही अब उपकरण मिलकर भाषिक सौंदर्य को निखारते हैं। उसका 5वां है वैशिष्ट्य उन्मुक्त शैली। पल्लवन लेखन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रचना शैली होती है, जिसे संबंध में शील से और शील का संबंध स्वभाव से मिलता है। स्वभावतः प्रत्येक व्यक्ति का अपना और निजी होता है। पल्लवन कर्ता की मानसिक एवं बौद्धिक अवस्था के अनुसार ही शैली होती है। किंतु पल्लवन जैसी कल्पना शक्ति विद में लेखक की उन्मुख एवं स्वच्छंद शैली को अपेक्षित रखते हैं। कल्पना किसी संकुचित या बद्ध शैली की अभिव्यक्ति नहीं होती। 6वां है प्रवाहमयता। पल्लवन के प्रवाहमयता से सीधा तात्पर्य भावों की सुसंबद्धता और प्रवाहमय अखंडता, वैचारिक तारतम्य को भावात्मक प्रवाह की सुरक्षित रखना सकता है।
अगर पल्लवन में भाव बिखरे हुए या विशृंखल दिखाई देते हैं तो पाठक तारतम्यता नहीं बना पाता। प्रवाह खंडित होती है, अनुभूति या आनंदभूति भी खंडित हो जाती है। अंततः पल्लवन में प्रवाहमयता से तात्पर्य है भावों का परस्पर लहरों या गुंथे रखना। इस तरह से यह 6 पल्लवन के उन्होंने वैशिष्ट्य या विशेषताएं बताई है। पल्लवन का मतलब है अपने मनों के जो भाव है वो जो भाव है वो कम शब्दों में लेकिन श्रोताओं के मन को वो स्पर्श करने वाले और सरल और रोचक होने चाहिए। आगे दिया है पल्लवन की प्रविधि, उसके भी उन्होंने दिए हैं एक विषय चयन। पल्लवन करते समय विषय का सुझाव या चुनाव सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख अंग है। एकाधिक विषय में से अपनी रुचि और भाव प्रवणता के अनुकूल विषय चुनना चाहिए। इसका कारण यह है कि यदि विषय रुचि के अनुकूल होगा तो उस पर चिंतन, कल्पनाशीलता और प्रतिभा का रंग चढ़ सकता है। यहाँ यह जो है वो एक समझा लेना चाहिए कि इस संदर्भ में रुचि का अभिप्राय क्या है। व्यक्ति जब किसी विषय पर विचार व्यक्त करते बैठता है तो उस समय उस विषय के अनुसार उसके व्यक्तिगत अनुभव, सुनी सुनाई बातें संयोजित होने लगती है। उसकी प्रतिभानुकूल कल्पना का आश्रय लेकर पक्ष विपक्ष, सद असद का तर्क वितर्क करती है। इसीलिए विषय के चुनाव में यह ध्यान रखना चाहिए कि इस विषय पर हम सर्वाधिक विचार कर सकते हैं। यदि विषय हमारे ज्ञान, प्रतिभा और कल्पना के परे की वस्तु होगा तो उसका पल्लवन हम क्या करेंगे। इसीलिए पल्लवन के समय यदि विषय के चुनाव का अवसर मिले तो सामर्थ्य के अनुकूल विषय का चुनाव सबसे पहली सीढ़ी होती है। यह विषय की वास्तविकता से बीच कर होता है। इसलिए हमें विषय पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। पल्लवन करते समय पहली यह बात ध्यान में रखनी है। दूसरी है चिंतन मनन। जिस बात पर हमको लिखना है, बोलना है, उस बात पर हमें चिंतन मनन करना जरूरी है। विषय के चुनाव के पश्चात बीजारोपण की आवश्यकता पड़ती है ताकि उसमें अंकुर फूट सके। इसके लिए चिंतन मनन जरूरी होता है। विषय के आधार पर हमारे हृदय में विभिन्न भाव विचारों उत्पन्न हो जाएंगे। हमारी कल्पना उस विषय में अनुकूल सामग्री जुड़ाना आरंभ कर देगी। हमारा अभ्यास, अध्ययन, ज्ञान, प्रतिभा आदि उद्दिष्ट या निर्दिष्ट विषय के संदर्भ में तर्क वितर्क कर लेगी, उदाहरण दृष्टांत प्रस्तुत कर लेगी। दूसरे शब्दों में कहा सकते हैं कि चिंतन मनन के द्वारा तदनुकूल सामग्री का संकलन किया जाता है। इसी को साहित्य भाषा में अंकुरण प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रकार में हम अपने मन मस्तिष्क को उन्मत्त करके प्रत्येक कोण से उस पर सोच सकते हैं, उस पर मनन कर सकते हैं। तीसरी है सामग्री चयन। संकलन सामग्री का त्याग गहन करके माध्यम से चयन कर पाना जरूरी होता है। अभी कौन कौन सी बातें हम अमुक विषय में दे सकते हैं, कौन सी नहीं, कौन सा प्रसंग है, क्या अप्रासंगिक है, क्या विषय के अनुसार है, अनुकूल होगा, किसके दुरान्वय दोष है, पाठक या श्रोता की रुचि और सामर्थ्य को भी यहाँ ध्यान में रखा जाना चाहिए। पल्लवन के उद्देश्यों को भी इस समय अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए। वास्तव में चिंतन मनन की प्रक्रिया में हमारे विभिन्न अनुभव संचित होने चाहिए। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पर्याप्त सामग्री संचित होनी जरूरी होती है। उसमें ही चौथा भाग है सुसंयोजन। इनमें अंतर्गत उपलब्ध सामग्री को संयोजन जाता है या संयोज किया जाता है। विषय के अर्थ स्वरूप, व्याख्या, उदाहरण, दृष्टांत, लाभ हानि, पक्ष विपक्ष, उपादेयता, सार्थकता, संदेश आदि सीढ़ियों को द्वारा उसके प्रतिपादन का क्रम तैयार किया जाता है। यह अवस्था ऐसी होती है जिसमें अंकुर में पल्लवन का प्रस्फुट होता है। जब हम पल्लवन में अपरिचित को परिचित बनाते हैं, उसमें अप्रस्तुत को प्रस्तुत करते हैं। इस तरह से बहुत सारी जानकारी हमें इसमें मिलती है।
तो विषय को इस तरह से हमें उत्तरोत्तर विकास अपेक्षित करना जरूरी होता है। विविध दृष्टिकोणों और तर्कों का अपना क्रम होता है। कल्पना और सृजन शक्ति का उपयोग अद्यपि खाद और पानी के रूप में किया जाता है। तथापि अंकुरित वस्तु को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए अनपेक्षित काट छांट की करना आवश्यक होती है। उससे क्या होता है कि हमारा अभ्यास और हमारी प्रतिभा बलवंती है, तो इसमें कोई भी कठिनाई नहीं आती है। हम चिंतन मनन के क्रम से यह ग्रहण त्याग सरलता से कर सकते हैं। तो सामग्री संयोजन के संदर्भ में पल्लवन के कलेवर पर भी ध्यान केंद्रित करना बहुत ही जरूरी होता है। उससे हमारा पल्लवन और उसके ऊपर जो लिखते हैं, तो 15-20 पंक्तियों का एक अनुच्छेद पल्लवन के लिए पर्याप्त होता है। बहुत बड़ा अगर होगा तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ने में दिक्कत करने वाला होगा, इसलिए वो 15 से 20 पंक्तियों का होना ही जरूरी होता है। उसमें पांचवा है सुगठित लेखन। किसी निर्देशक पर विषय पर चिंतन मनन और सामग्री संयोजन तक की प्रक्रिया का विविध विस्तार देना अपेक्षित है। यहाँ हमें संयोजित सामग्री को इस प्रकार लिखित रूप देना चाहिए कि उसमें सृजनात्मक आ जाए। उसे पढ़कर ऐसा न लगे कि यह कठोर परिश्रम का फल है। विषय का प्रवर्धन करते हुए उसका अभिप्राय समझकर किंचित व्याख्या कर देनी चाहिए। उस व्याख्या को कुछ उदाहरण आदि के पृष्ठ कर देने चाहिए। इसके पश्चात उसके पक्ष विपक्षों का अर्थात यथार्थ होना चाहिए और हमें सृजनात्मक और मौलिक रचना के लिए निर्धारित सामग्री के लिए प्रस्तुतिकरण स्वाभाविक करना बहुत ही जरूरी होता है। और उन्होंने छठवा दिया है पुनरावलोकन। इसका अर्थ है एक बार पुनः देखना। पल्लवन करने के पश्चात उसे एक बार पुनः पढ़ना जरूरी होता है। ऐसा करने से एक तो अनुच्छेद के प्रवाह और उन्मुक्त स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, दूसरा उसमें कोई महत्व तथ्य अथवा बात छूट गई हो तो वो भी हमारे ध्यान में आ जाएगी कि कुछ तो बात छूट गई है। इस तरह तीसरा, हमारी भाषा शैली पुस्तकीय बन पड़ी अथवा सहज उन्मुख और आम बोलचाल की भाषा में हमने अपने विचार प्रस्तुत किया अथवा नहीं, यह हमें पता चलता है। और चौथा, अनुच्छेदित में वर्तनी, वाक्य विन्यासी, शब्द विन्यासी और विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है कि नहीं व्याकरण दृष्टया, वो हम एक बार देख सकते हैं। पल्लवन एक स्वतंत्र अनुच्छेद प्रतीत होता है और उन्होंने कहा है कि ये एक स्वतंत्र एक अनुच्छेद प्रतीत हो रहा है। तो ये पल्लवन है वो हमारे लिए फिर से पढ़ना या समझना बहुत जरूरी है। यदि उपयुक्त किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो उसे तुरंत दूर कर संशोधित किया जाता है। यह सब कर लेने पर एक श्रेष्ठ पल्लवन तैयार होता है। उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जाता है कि एक विवेचन सीमा में बंद कर किसी विषय का पल्लवन करने के लिए हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। यह अभ्यास विषय के संदर्भ में चिंतन मनन के रूप में भी किया जाता है। हमारी सृजनशीलता की परिपक्वता होती है। हम किसी भी विषय पर अपेक्षाकृत और क्षमता से अपनी और सरलता से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह से पल्लवन की परिस्थितियां रूप होते हैं। अभी आगे उन्होंने पल्लवन के कुछ उदाहरण दिए हैं। उसमें पहला है धर्म। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है धर्म। इस शब्द का अर्थ बहुत ही व्यापक है। हमारे जीवन में कौन कौन सी दशा है जिसके ऊपर धर्म का प्रभाव और परंपरा के रूप में नहीं पड़ता। मनुष्य की विशेषता दिखाने के वाली यही कोई वस्तु है जो धर्म में होती है। हमारा धर्म शब्द नितांत व्यापक एवं सारगंभीर होता है। यह न तो अंग्रेजी भाषा के लिए रिलीजन शब्द का पर्याय है और न ऐसा संभव है। रिलीजन शब्द को तो केवल यह बाह्य आचारों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, परंतु धर्म शब्द केवल बाह्य आचरण का उद्योतक भाषक बोधक नहीं है, तो यह एक अनेक महत्वपूर्ण बातों का बोधक है। पश्चिमी भाषा में जिस कल्पना से सिविलाइजेशन कहते हैं उसमें सबका समावेश हमारे इस छोटे परंतु सारगंभीर शब्द धर्म में हो जाता है।
और आगे उन्होंने कहा है कि प्रतिभा श्रम और अभ्यास के तटों के बंध कर बहती है। पल्लवन। प्रतिभा एक प्रकार की बुद्धि है जो विज्ञान के कला और का कारण और परंतु प्रतिभा का एक उपयोग की उचित रीति की करना आवश्यक है। नदी अपने उद्गम स्थल से बहती है और सागर में जाकर मिलती है। यदि नदी की धारा दोनों किनारों की बही बही हुई है तो उद्गम के आसपास ही उसका सारा पानी फैल जाएगा और न उसका समुचित उपयोग हो पाएगा, न ही वह नदी नाम से अभिहित होगी। जब नदी को तटों के बीच बहती चलती है तो सभी प्राणियों को पानी पिलाते हुए फसलों के सींचती और पेड़ पौधों को हरा भरा रखती है और फिर वो बहती है। तो उसके नदी के बाजू में जैसे दो तट होना जरूरी होता है, तो यह बात मनुष्य की प्रतिभा पर ही लागू होती है। प्रभावशाली मनुष्य श्रम करते निरंतर अभ्यास करते हुए समाज में ज्ञान की आलोकना फैलाता है, सद्गुणों का विकास करता है, मानव मूल्यों की स्थापना करता है। उसमें 3 है, नर और नारी जन्मते हैं और मरते हैं परंतु राष्ट्र सदैव अमर रहता है। पल्लवन। और चौथा है, आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। 5वां है, परिवर्तन ही जीवन की है। 6वां है, कंप्यूटर। इस तरह से पल्लवन के इतने सारे उन्होंने उदाहरण यहाँ पे दिए हैं। तो नर नारी जहाँ पे रहते हैं, गीत में कहता है कि जातस्त ही ध्वरतो मृतो, अमृत तो जन्म लेता है, वह एक दिन अवश्य मृत्यु हो पाता है। जो भी जन्म लेता है एक दिन उनका मृत्यु होता है, यह ध्रुव सत्य है। मनुष्य का जन्म लेना, मरण, यह फिर जन्म लेना, वह फिर से मरना, यह सत्य एक क्रिया है, वो प्रकृति का नियम है। नर नारी की जन्म मृत्यु की जो प्रक्रिया राष्ट्र पर लागू नहीं होती, क्योंकि राष्ट्र एक संस्कृति का, एक परंपरा का, एक विकसनमान ऐतिहासिक चेतना का नाम है। राष्ट्र के निर्माण पर करने वाली तत्वों का कभी विनाश ही नहीं होता। साहित्य, संस्कृति, कला, दर्शन, इतिहास आदि की परंपरा जैसे अमर तत्व राष्ट्र का निर्माण करते हैं। राष्ट्र का कोई स्थल पदार्थ नहीं होता है जो समय के साथ साथ अपनी धरती, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं में अगाध श्रद्धा होती है, अटूट प्यार होता है। यह प्यार राष्ट्र को जीवन प्रदान करता है। प्यार अमर होता है, इसलिए राष्ट्र भी अमर होता है। उसमें एक आत्मविश्वास की सफलता की कुंजी होती है। पल्लवन। आत्मविश्वास के बल पर ही व्यक्ति अनेक संकटों को, आपदा को सामना करता है, मुकाबला करने में समर्थ होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि सर्वप्रथम आत्मविश्वास करना सीखो, सफलता का मिलना निश्चित है। जिनमें अटूट और अडिग आत्मविश्वास होता है, उनमें उनके लिए पद पर दुर्गम नहीं होता। तो कोई भी बात करने से पहले आत्मविश्वास होना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि पल्लवन लिखते समय भी आत्मविश्वास भी जरूरी होता है। आत्मविश्वास जीवन और मरण मन को अपूर्ण शक्ति प्रदान करता है। यह एक ऐसी अनुपम और विलक्षण शक्ति है जो हमें लक्ष्य की ओर अग्रसित करती है। हमारी असफलताओं के पीछे मूल में आत्मविश्वास की कमी है। आत्मविश्वास के बल पर निर्बल व्यक्ति भी अकेला ही विपत्तियों का डटकर सामना कर सकता है। 5वां है, परिवर्तन ही जीवन है। परिवर्तन जीवन का अटल नियम है। यह संसार परिवर्तनशील है, प्रकृति परिवर्तनशील है। हमारा जीवन इस संसार और प्रकृति का ही एक अंग है। वह सदा एक सा कैसे रहता है? हमें भी एक बीज धरती में डालना है। इस समय क्या होता है कि बीज नहीं रहता, कोपल बनकर फूट पड़ता है। कोपल अंकुर बनता है, अंकुर को भी पत्ते आते हैं, पत्तों फूलों में और फूल पुनः बीज में परिवर्तित हो जाता है। यह एक प्रकृति का नियम है। यह सिलसिला सदा से चले आ रहा है। कभी आकाश सूर्य की तप्त किरणें दमकती है तो कभी चांदनी की शीतलता किरणें चमकाती है। पक्षी पंछी चलते पहलते हैं। गर्मी, सर्दी, बरसात, पतझड़, ये सब ऋतु में परिवर्तन होता है, वो आता है, वो चले जाता है। कि बहुत सारे हर दिन, हर वर्ष, हर युग में बदलते विचार और दृष्टिकोण, रीतियां और नीतियां, कायदे कानून, सब कुछ बदलते रहता है।
कल तो पाप समझा जाता था, आज जीवन का अभिन्न अंग है। आज जो शुभ समझा जाता है वो कल अभिशापी समझा जाएगा। आखिर सत्य क्या है, जीवन क्या है? वह है बस निरंतर परिवर्तन। परिवर्तन ही विकास का आधार है और प्रगति का सोपान है। परिवर्तन न हो तो विकास रुक जाएगा। हम जड़ निष्प्राण होकर रह जाएंगे। नई नई अनुभूतियां उमंगों और तरंगों की हलचल के बिना गति अवधूत को जाती है। यदि जीना है तो चलना है, बदलना है, क्योंकि यह परिवर्तन ही जीवन है। और छठा है कंप्यूटर। पुराने में वर्तित गणेश की आज कंप्यूटर के रूप में साकार हो गई है। आपको बार बार की गणना में कठिनाइयां होती है। किसी समस्या में विवरण को आप यदि नहीं रख पाते हैं तो हम हर बात को लिखने और बोलने में आप असुविधा महसूस करते हैं। एक बार कोई बात आपको बोला या लिखा भूल जाते हैं तो फिर चिंता में मत कीजिए, क्योंकि अभी सब बातों का सॉल्यूशन आया, वो है कंप्यूटर। आपकी सारी कठिनाइयां, सब समस्या और सुविधा आधुनिक गणेश जी दूर करेंगे। अब कोई आवश्यकता नहीं आपको आपका स्मरण शक्ति बनाए रखने की, जड़ी बूटियां, पेटेंट औषधिया के सेवन की। बस आप एक बार पढ़ी लिखी गई बात को अपनी कोमल नाजुक उंगलियों से कंप्यूटर में डाल दे या टंकित कर दीजिए, तब तुरंत भूल जाइए। यह जिम्मेदारी कंप्यूटर की है कि वो उसे याद रखें। वह आवश्यकता पड़ने पर आपको कोई भी पुरानी से पुरानी, ये छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बात का विवरण, लंबी से लंबी गिनती, ज्योतिष, विज्ञान या भूगोल की किसी भी बातों की समस्या का वो उपलब्ध कर दे सकता है। बस केवल आपकी तर्जनी का एक इशारा चाहिए। अब भूल जाइए पुरानी लोक कथाओं और पौराणिक गानों को। सर्वशक्तिमान जिनों या देवताओं को पलक झपकते ही और पौराणिक गाथाओं को अदृश्य या दृश्य में बदल देने वाली शक्ति, मतलब शक्तिशाली, बुद्धिमान, फुर्तीला और सबका हितकारक विलक्षण जादूकार है कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर में हम सब बातें सेव करके रख सकते हैं और सब अपनी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जानकारी वहाँ पे रख सकते हैं। तो ये जो कंप्यूटर है ये धन कंप्यूटर नहीं, मनुष्य है जिसकी कंप्यूटर को बनाया है और मानवता की सेवा में लगाया है। इस तरह से हमने पल्लवन यह पाठ पूरा किया है। उसकी विशेषताएं, उसकी जानकारी, उसका स्वरूप हमने देखा है। आप भी यह पाठ अच्छे से एक दो बार पढ़िए, समझिए, वो आपको अच्छे से समझ जाएगा। आशा करती हूँ ये जो पाठ मैंने पढ़ाया है, आपको समझाने की कोशिश की है, वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।